हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो काफी दिनों बाद अपन वापस से एक नेक्स्ट न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल ब्राइट माइंड्स पे। तो काफी दिनों का गैप आ गया है अभी। तो अपन एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपन क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के वो विल कवर करने वाले हैं, और वो भी कंसिस्टेंटली। अभी कोई भी आपका ब्रेक नहीं आएगा। इस चैनल पे आपको कंटिन्यूसली वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें अपन क्लास 10th के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, जो कि है लाइफ प्रोसेस, जो बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और क्लास 10th की पूरी बायोलॉजी इसी के ऊपर निर्भर करती है। अगर ये चैप्टर आपको आ जाता है तो मोस्ट ऑफ दी आपका एनसीईआरटी का पार्ट, जो कि आपका पूरा का पूरा क्लास 10th का पेपर जिससे बनता है बायोलॉजी का, वो मोटा मोटी बात इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका बायोलॉजी का पार्ट में कहीं भी आप अटकोगे नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th में एक इतनी सी इंपॉर्टेंट सी चीज समझ लीजिए कि आपके एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो अपन जो स्लाइड अपन यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम स्लाइड से जो शेयर करेंगे, जिसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है। मींस आपका एक ही काम रहेगा कि आप नोट्स बनाए अच्छे से जो आपको लिखवाया जा रहा है, उसके साथ एक बारी एनसीईआरटी से गो थ्रू हो ले, ताकि आपका जितना भी एनसीईआरटी का बाहर का कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। तो आपको यही काम करना है और पूरे ही इस जर्नी में इतना ही ध्यान देना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और फिर उसका नोट्स बनाए और नोट प्रिपेयर करके फिर लास्ट में आपको क्या करना है, एक बारी एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है, ताकि हमसे कोई एक दो लाइन मिस ऐसे तो नहीं है कि सारा का सारा हमने नोट में कवर कर दिया है, बट बाय चांस एक दो लाइन रह गई हो तो आप उसको खुद के नोट में ऐड कर सकें। तो यहां से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, नई जर्नी। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, जबकि है लाइफ प्रोसेस। आप इसमें आपके फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स जो कवर्ड है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में अपन समझेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई आपको क्या लाइफ प्रोसेस बताना चाहता है। फिर समझेंगे व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस एंड एग्जांपल्स ऑफ द लाइफ प्रोसेस। भाई इसके एग्जांपल्स वगैरह क्या बोलते हैं, क्या होता है लाइफ प्रोसेस, वो सब कुछ आपको समझाया जाएगा इस लेक्चर में। फिर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बताया जाएगा कि एक्चुअल में लिविंग कौन सी चीज है, एक्चुअल में नॉन लिविंग कौन सी चीज है। अपन ने तो नॉन लिविंग लिविंग एक ही चीज पढ़ा है, जो हिलती है, जो सांस लेती है वो लिविंग है, और जो ना हिले, जो ना कुछ करे वो नॉन लिविंग है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कौन सा लिविंग फैक्टर एक्चुअल में फीचर होता है, एक्चुअल में लिविंग्स में ऐसे क्या फीचर होते हैं जो उसको लिविंग बना रहे हैं, और जैसे नॉन लिविंग में ऐसे क्या फीचर्स है जो उसको नॉन लिविंग बना रहे हैं। बहुत कुछ है जो कि अपन इस लेक्चर में देखेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 जो बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंट्रोडक्शन टू दी लाइफ प्रोसेसेस। क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज यहां से नोट डाउन करवाना चाहता हूं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान रखना है। एक क्लास 10th की न्यू जर्नी है अपनी। तो क्लास 10th में एक ही चीज ध्यान रखनी है आपका, ये क्या है, बोर्ड क्लासेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये बोर्ड क्लासेस है। और बोर्ड क्लासेस में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी, सेकेंड चीज प्रैक्टिस करनी है आपको कंटिन्यूसली। एनसीईआरटी, देन प्रैक्टिस, एंड देन सैंपल पेपर्स। यही आपको एक चीज ध्यान में रखना है। और सैंपल पेपर भी वो जो सीबीएसई पब्लिश करे, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स उनकी साइट पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सैंपल पेपर के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले क्या करनी है, एनसीईआरटी को घोट के भी जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भगवान है, आपकी जो एक एक्चुअल में जो चीज है वो कौन है, एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है मींस आपको चीज कहीं पे भी आप अटकोगे नहीं, ना एग्जाम में आप अटकोगे ना कहीं पे आप अटकने वाले। सेकंड चीज, आपको
जो भी आपने पढ़ा है उसकी क्या करनी है, फुल टू फुल प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, फुल ऑन प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करना है कि आपको कहां से आपने पढ़ा है और कहां से आपने छोड़ा है, फिर उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मींस आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी टॉपिक क्लियर कभी नहीं होगा। देखिए जैसे मेरा फील्ड बायोलॉजी का है, मींस मैं एज अ नीट बैकग्राउंड से आता हूँ। कुछ ना कुछ अपनी क्लास 12 के बाद आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है। तो क्लास 11 में आपसे पूछा जाएगा कि साइंस में आपको क्या लेना है, बायो लेना है कि मैथ लेना है। तो एज अ मेरा बैकग्राउंड तो बायो वाला है। तो बायो में एक चीज होती है कि नीट हम सब जो बायो वाले होते हैं नॉर्मली नीट करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो उसमें क्या आता है ना कि भाई नीट में जब तक आप जो एनसीईआरटी में आपने सब थ्योरी लोग तो पढ़ लेते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस अगर बेटा नहीं करोगे ना तो आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस में 10 सवाल भले गलत हो जाए, बट एक्चुअल में अगर 10 सवाल गलत हुए हैं ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कहीं ना कहीं जाके। अभी 10 सवाल गलत हुए, नेक्स्ट टाइम आपके 8 होंगे, नेक्स्ट टाइम वो 5 होंगे, उसके आगे 4 होंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपका बूस्टअप होगा कॉन्फिडेंस की, आपकी गलतियां कम होगी और उससे क्या होगा, एनर्जी बूस्टअप होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, एंड लास्ट में जाके जब आपके कोर्स वगैरह पूरा हो जाए और बीच में आप करना चाहें तो उसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक्चुअल में पेपर्स में आपके बोर्ड में, उसको देखता है कि भाई एक्चुअल में सैंपल पेपर कैसा होता है। सैंपल पेपर से ही नॉर्मली सीबीएसई उठा के कभी कभी दे देता है और बाकी बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने देता है। तो यही जो 3 एजेंडा होते हैं आपकी साइंस पढ़ने के, साइंस में या मैथ पढ़ने के, वही एजेंडा आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो हम नॉर्मली कंपटीशन लेवल पे भी पढ़ाते हैं ना, तो हम उनको भी यही बोलते हैं। जैसे क्लास 11 12 को हम नीट के लिए पढ़ाते हैं ना, तो हम उनको भी यही बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाएगा। और एनसीईआरटी से अंदर इतना डीप बना देंगे ना लोग कि आपको समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस लास्ट में जाके किसकी करनी है, आपको प्रैक्टिस पेपर्स और सैंपल पेपर्स की। समझ में आ रही है? तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहां से थोड़ा बहुत आपका मैंने बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। और इसमें एक और चीज करनी है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर अच्छे से लेना है, जो भी आपको लेक्चर चैनल पे प्रोवाइड हो रहा है उसको अच्छे से करना है। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको नोट्स में गो थ्रू अच्छे से करना है। जो आपने नोट्स बनाया है उसको अच्छे से गो थ्रू करो। गो थ्रू करने के बाद एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी को गो थ्रू करो। एनसीईआरटी को गो थ्रू करोगे ना तो उससे क्या होगा ना कि भाई जो हमने लिखवाया है वो आपको वही का वही आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। नोट्स एक बार गो थ्रू करोगे ना, फिर आप एनसीईआरटी को लोगे तो आपने तो एनसीईआरटी में ऐसा पढ़ने फुल टू फुल पढ़ लोगे कि भाई सर ने तो ये तो अपने नोट्स में लिखा दिया, तो आपको पूरी पूरी लाइंस पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो हमने इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है। एनसीईआरटी को गो थ्रू कर दो, फिर प्रैक्टिस करनी है किसकी, क्वेश्चंस की। वो की आपकी बैक एक्सरसाइज में होंगे, आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें भी होंगे, तो प्रैक्टिस करनी है आपको उसकी। फिर लास्ट में जाके आपको जब हम और बीच में भी करवाऊंगा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी ना वो आपके बीच में भी होगी, लेक्चर के बीच में भी कभी कभी डाल देंगे और कभी कभी आपके पीछे भी करवा देंगे। मतलब एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, सेपरेट लेक्चर में आपको पूरा का पूरा लेक्चर किसके ऊपर होगा, आपके इसी के ऊपर होगा कि पूरे के पूरे लेक्चर में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी, सेपरेट लेक्चर होगा इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अपन आगे गो थ्रू करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इंट्रोडक्शन टू दी लाइफ प्रोसेसेस की। एक्चुअल में लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस एक ऐसी ही चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या देख रखा है, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डे टू डे लाइफ में आप जो भी एक्टिविटीज आपकी बॉडी के द्वारा की जाती है उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मींस आप डे टू डे लाइफ में आपकी बॉडी बहुत कुछ करती है, आपको दिख रहा नहीं है, एक्चुअल में अपनी बॉडी बहुत कुछ प्रोसेस कर रही होती है। आप सो रहे हो तो भी प्रोसेस हो रहा है, आप बैठे हो तो भी प्रोसेस हो रहा है, अभी आप पढ़ रहे हो उसमें भी प्रोसेस हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो आपके बॉडी के द्वारा बेसिक जो प्रोसेस होते हैं
उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। यही लिखा है मैंने, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड द सस्टेन द लाइफ। ये प्रोसेसेस होना क्यों जरूरी है? मेंटेन करने के लिए। मेंटेन करो लाइफ को, सस्टेन करो लाइफ को। इन्होंने लास्ट में अपन ने क्या लिख दिया है कि मेंटेन और सस्टेन करने के लिए, मींस आपकी जो लाइफ एकदम रेगुलरिटी से चलनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या जरूरी है? लाइफ प्रोसेस की बेसिक एक्टिविटीज जो अपनी बॉडी ऑलरेडी कर रही है, सोने से लेके आप लास्ट में सुबह उठते हो ना, उठने से लेके रात तक, और रात में भी आपकी जो एक्टिविटीज होती है वही होती है लाइफ प्रोसेसेस, जो बेसिक एक्टिविटीज आपकी परफॉर्म होती है। हाउ डू वी डिफाइन द समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग? मीन्स आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई चीज लिविंग है, कोई चीज नॉन लिविंग है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, living organism are those that show all or the most of the characteristics। means जो लिविंग के पास कुछ क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो अपन तो क्या मानते हैं, लिविंग थिंग जो सांस लेता है वो लिविंग है, जो सांस नहीं लेता वो नॉन लिविंग है। जिसमें जैसे अब मैं आपको नोट पैड में पढ़ा रहा हूँ, अब नोट पैड क्या है? नॉन लिविंग है। ये पेन क्या है? नॉन लिविंग। क्यों? ये सांस नहीं ले रहा, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं लिविंग हूँ। तो यही होता है। अपन पहले के जमाने में क्या सोचते थे, लिविंग क्या होता है कि भाई कि लिविंग क्या है? जो सांस ले रहा है वो लिविंग है, और जो नहीं सांस ले रहा है वो क्या है? नॉन लिविंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट शो ऑल द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने लिखे हैं वो शो कर रहा है कोई, तो वो लिविंग है, वरना वो नॉन लिविंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लिविंग के लिए आपका क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए, कि आपकी बॉडी क्या हो रही है? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है। और दूसरा क्या होना चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए। बॉडी की क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली ग्रो होनी चाहिए। वही होता है लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक। रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुली, मीन्स आपका कोई रिस्पॉन्स, जैसे मेरे यहाँ पे अंगुली पे मैं ऐसे जोर से मारो तो मेरी बॉडी क्या बोलेगी कि भाई आपके हाथ पे कुछ लगा है, तो आप जल्दी से, जैसे मान लो कि अपन कोई गरम पेन लेते हैं, क्या लेते हैं? गरम सा पेन लेते हैं। मान लो मेरे गरम पेन मेरे हाथ पे लग गया, तो मेरा हाथ ऐसे झटके से हटेगा ना, तो ये झटका क्या हुआ? रिस्पॉन्स हुआ किसका? स्टिमुली का, कि भाई तुम्हारे हाथ पे ऐसी कुछ गर्म चीज लगी है, ताकि वो जल्दी से मोटर नर्व ने उसने क्या किया? आपके ब्रेन को बोला, और ब्रेन ने वापस उसको क्या दिया? नर्व्स के थ्रू सिग्नल दिया कि भाई आपको हाथ क्या करना है? हटाना है। तो यही होता है आपका कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो अपना ये आगे के बहुत चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे। वही भी बायो के बेसिक चैप्टर्स है, जो कि आपको यहां से पढ़ के जाओ कि भाई रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जो आपकी नेचर कुछ आपको कुछ चीज दे रहा है, उसका आप क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो वही होती है लिविंग थिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। अगर एक चीज, मतलब एक जीव अपने से दूसरा जीव बना सकता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नॉर्मली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी को बोलते हैं, कि एक सिंगल पेरेंट भी दूसरा क्या कर सकता है? अपनी प्रोजेनी को बढ़ा सकता है, उसको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर दो पेरेंट मिलके कोई एक गैमेट या एक आपका एम्ब्रियो बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई चीज रिप्रोड्यूस हो रही है, मींस वो क्या है? लिविंग है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, भाई आपके बॉडी में अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल, एक सिंगल सेल से बना हुआ है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर बने हुए हैं। बहुत सारे मल्टी सेलुलर मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बना के आपकी पूरी बॉडी बनाते हैं। तो अपनी बॉडी पूरी क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल यूनिट क्या है? सेल है। सेल से मिलके बहुत सारी सेल मिलके मल्टी सेलुलर बनता है, बहुत सारी मल्टी सेलुलर मिलके टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यूज को इकट्ठा कर दो तब जाके एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को बहुत सारा इकट्ठा, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम को एक साथ और इकट्ठा करो तो आपका क्या बनता है? एक पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेशन। तो आपकी बॉडी अगर सेलुलरली ऑर्गेनाइज्ड है, एक सिंपल सेल से लेके पूरी टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो क्या है? लिविंग है। और लास्ट में आपके पास क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। आपकी बॉडी को क्या करना चाहिए? कि जो फूड आपने खाया है, जो फूड आपके बॉडी में क्या होना चाहिए? प्रोसेस होना चाहिए, कि भाई जो कॉम्प्लेक्स फूड को आपने खाया है उसको प्रोसेस करके सिंपलर फॉर्म में लाया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म होते हैं। वो भी क्या होती है? एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग की। तो आई होप यहाँ से इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस में लिविंग थिंग कैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं। आई होप यहाँ तक मैंने आपको पूरा क्लियर किया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। किस पे आते हैं? मेटाबॉलिज्म मीनिंग व्हाट इज लाइफ प्रोसेस पे। क्या होता है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस पे। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस भी सबसे पहले क्या चीज होती है? हाँ, तो पहले मेटाबॉलिज्म समझा देता हूं, जो कि आपका लास्ट में अपन ने एक चीज छोड़ी थी। यहां से पेन का कलर चेंज कर देते हैं। हाँ,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मींस आपका जो मेटाबॉलिज्म जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा ना अपन ने लिविंग का, उसके बारे में समझते। देखो, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी, मींस जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है बॉडी में, मींस जितनी भी रिएक्शन हो रही है, आप खा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, आप सो रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, मींस जितनी भी बॉडी हो रही है आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो रही है भाई, कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बॉडीज में रिएक्शन हो रही है। तो आप कुछ खा रहे हैं तो खाना टूट रहा है, आप जैसे माउथ में कुछ च्यू कर रहे हैं, ठीक है, आपने फूड को खाया तो आपके टीथ क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो कुछ रिएक्शन हो रही है आपके माउथ। डाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो अपन यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले डाइजेशन के बारे में, तो डाइजेशन का जितना भी प्रोसेस जो होता है ना, वो आपके बॉडी से ही होता है, आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपके माउथ से स्टार्ट होने से रिएक्शन स्टार्ट होती है और लास्ट में जहां पे एनएस से जब निकलता है ना फूड वेस्ट, वहां तक जो रिएक्शन होती है, जितनी भी उस रिएक्शन का सम करोगे तो उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में, उसका जो सम होता है, मींस जितनी भी रिएक्शन को मिला दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाबॉलिज्म, दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेटाबॉलिज्म के ही दो पार्ट है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसको आपके दिमाग में सिंपल सा, मेटा से बनना है एना और कैटा, मेटा से बना है एना और कैटा, इतना याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड कितने भाग में, दो भाग में, मेटा से बना है एना एंड कैटा, इतना ही याद रखना है। और दूसरी चीज क्या है, एनाबॉलिज्म में एक चीज ध्यान रखनी है, एनाबॉलिज्म सबको जोड़ के रखता है, बिल्डिंग अप द प्रोसेसेस, मीन एनाबॉलिज्म एक ऐसी चीज है जो जोड़ने में समझता है, कैटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज है जो तोड़ने में समझता है। अगर सारी रिएक्शंस को जोड़ दोगे उसको ही बोलेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल दूं तो प्रोटीन सिंथेसिस, अपनी बॉडी में प्रोटीन बनता है तो यही होता है एक टाइप का एनाबॉलिज्म। कुछ दो चीजों को मिलाओगे तब जाके कुछ प्रोटीन बनेगा ना, तो यही होता है कि अगर कोई दो चीजों से मिलाने से एक तीसरी चीज बन रही है, उसी को बोलते हैं एनाबॉलिज्म रिएक्शन। मींस दो चीजों के बिल्डिंग अप से जो चीज का एक फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है लिपिड के कारण, वो होता है एनाबॉलिज्म। ब्रेकिंग डाउन द प्रोसेसेस, ब्रेकिंग डाउन द प्रोसेस मींस किसी फूड को तोड़ना एक सिंपल प्रोसेस में, उसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ये होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। ये था कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव यानी जोड़ना, डिस्ट्रक्टिव यानी तोड़ना। एग्जांपल रेस्पिरेशन, क्या होता है, रेस्पिरेशन। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या हो गया, रेस्पिरेशन। भाई आपका जो कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि भाई आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आपका फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना और उससे क्या बनाना, एनर्जी को बनाना, वही क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस तोड़ने में समझता है, एनाबॉलिज्म का प्रोसेस जोड़ने में समझता है। इसीलिए बोला ना, मेटा में होते हैं दो, एना एंड कैटा। एना सोचता है कि अपन सब कुछ जोड़ के चले, एक दूसरे का साथ दे के चले और साथ मिलके एक नई चीज का क्रिएशन करे। कैटा वाले समझते हैं कि भाई हम चीजों को तोड़ के चले, भाई हमको ना कोई भी दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तोड़ के चलेंगे हर किसी को, तो हम किसी को सबको तोड़ देते हैं और उससे क्या बना देते हैं, आपका फायदा निकाल देते हैं। इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और कैटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव से ही नाम से पता चलता है कि तोड़ना। ओनली लिविंग बींग्स कैरी आउट मेटाबॉलिज्म, मीन सिर्फ जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसी में क्या हो रहा है, आपका लिविंग थिंग है। मीन्स मेटा से बना है, मेटा सॉरी यहां नीचे लिख देते हैं बस। मेटाबॉलिज्म से बना है, मेटाबॉलिज्म से बना है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म।
ठीक है। और एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ना। क्या है? जोड़ना। इसका मतलब क्या है? तोड़ना। ये तोड़ने में समझते हैं, वो जोड़ने में समझते हैं, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंस्ट्रक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स ये सिर्फ तोड़ फोड़ में ही समझता है और किसी में नहीं समझता। यही होता है मेटाबॉलिज्म। तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है मीन्स वो क्या है? लिविंग है। जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा वो नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ अ लाइफ। इसी के यहाँ पर स्टार मार्क कर दो। ये मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है कि जो लिविंग होगा कि नहीं होगा उसका एक डिफाइनिंग फीचर होता है कि भाई अगर जो कोई चीज में ये चीज हो रही है तो वो लिविंग है, अगर ये चीज नहीं हो रही तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। तो मेटाबॉलिज्म एक क्या है? डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का कि अगर वो लिविंग होगा कि नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये यहाँ तक क्या था आपका सिंपल सा जो फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का, वही मैंने कवर किया है इस पूरे पार्ट में कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। एक सिंपल से बेसिक प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है। लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो किसी चीज को लिविंग बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, स्टिमुली का रिप्रोडक्शन होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्चुअल में किसी चीज को लिविंग बनाता है और किसी चीज को नॉन लिविंग बनाता है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है? सम ऑफ द ऑल द रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी, डिवाइडेड कितनी चीजों में? मेटाबॉलिज्म दो डिवाइड है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बोले तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म बोले तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। उसका एग्जांपल है प्रोटीन सिंथेसिस और इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। और मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, मींस जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो चीज लिविंग है 100% श्योर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब अपन आते हैं आपके 5.1 सेक्शन जो आपकी बुक में है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। मींस ज्यादा से ज्यादा तो अपन ने समझ लिया, बट यहां से आपका मेन चैप्टर क्या होता है? स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, life processes are the basic vital functions performed by the living organism to maintain their life। वही का वही चीज लिखी हुई है कि जो वाइटल फंक्शंस, जो वाइटल आपकी एक्टिविटीज जो आपकी बॉडी शो कर रही है, मींस पूरे थ्रू आउट द सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आपकी बॉडी जितना भी फंक्शन बोल रही है, खा रही है, बोल रही है, सांस ले रही है, उसके साथ से आपकी बॉडी फूड के साथ उसको तोड़ रही है, मींस जितनी भी बॉडी आपके फंक्शंस कर रही है उन सारे फंक्शंस का सम अप करके क्या बोलते हैं? उसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। मींस जितनी भी लाइफ पूरी चलती जाती है मेंटेन करने के लिए उसी को बोलते हैं वाइटल फंक्शंस। वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करती है थ्रू आउट द लाइफ, वो क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द लाइफ प्रोसेस मींस एग्जाम्पल क्या है? मींस ऐसे क्या प्रोसेसेस है जो अपनी बॉडी परफॉर्म करती है। वही अपन वही तो जानने आए हैं कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोले तो इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, मींस फूड को इनटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करना, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे आएगा कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो खाना खुद का खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो खाना अपने किसी दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं। तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, अपन कैसे खाना लेते हैं, जैसे अपन खाना लेते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। कि भाई आप कैसा खाना ले रहे हो, कैसे इनटेक कर रहे हो, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये एक टाइप का क्या है? लाइफ प्रोसेस है। अगर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आप कहीं जाके मर जाओगे, मीन्स आपकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के पास न्यूट्रिशन खुद बनाने की क्षमता नहीं है। जो एनिमल्स हैं उनके पास खुद न्यूट्रिशन बनाने की क्षमता नहीं है। जबकि प्लांट्स अगर बोलते कि अगर हम क्या खुद ऐसे ही जिंदा रह सकते हैं बेटा? क्यों? हाँ, क्योंकि उनके पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। अपन खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। जब तक अपन बाहर से खाने को इनटेक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके मर जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। बट प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता है। प्लांट के पास थोड़ी खाली उनको थोड़ी चीजों नीड होती है, जो कि आपके बेसिक स्टेप्स जो आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की, वो थोड़ी बहुत नीड होती है। अगर वो उनको मिल जाए तो वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो वो खुद का न्यूट्रिशन
खुद ही अपने अंदर से ले सकते हैं, बट अपने यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता, अपने यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज नहीं होती है। अपन को जब तक बाहर से इनटेक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो सेकंड अपन आते हैं रेस्पिरेशन पे। आपने खाना तो इनटेक कर लिया, आपकी बॉडी ने खा पी तो लिया, मस्त खा पी के बैठ जाते हो ना तुम लोग, भाई पढ़ना तो है नहीं अपने को, मैं कर रहा हूँ जस्ट अ जोकिंग। ये भाई अपन ने खाना तो ले लिया, बट उस खाने का यूटिलाइजेशन करना मींस उसको तोड़ना, उससे एनर्जी बनाना, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज द एनर्जी, यही बोला मैंने अभी कि भाई जो फूड आपने इनटेक किया है, न्यूट्रिशन जो आपने लिया है, उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना, किसमें, एनर्जी निकालने में। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपके पास अभी खाना खा के बैठे हो, जब भी आप इस टाइम को, जब भी ये लेक्चर देख रहे हो, तब आप खाना खा के बैठे हो, आराम से पढ़ने के लिए बैठे हो, तो आप जब भी ये चीज पढ़ रहे होगे तो उसमें क्या है ना कि आपके पास एनर्जी है, तब जाके आप पढ़ रहे हो। मैंने खाना खाया हुआ है तब जाके मैं इसको पढ़ा पा रहा हूँ। तो जब तक एनर्जी बनेगी, जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूट्रिशन आपने लिया है उसको, उससे क्या निकालना, एनर्जी निकालना, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तीसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से अपन तो क्या सोचते हैं, अपना पूरा खाना कहाँ चला गया, पेट में चला गया, तो पेट के पास ही एनर्जी बनेगी, ऐसा थोड़ी है। पर ये सारी पूरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, आपके लेग्स को, आपके हाथ को, आप बोल रहे हो उसको, तो पूरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। तो ट्रांसपोर्ट करना एसेंशियल सब्सटेंस का, लाइक फूड, वाटर वगैरह को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये भी पूरी बॉडी में हो रही है, आपको दिख नहीं रहा है एक्चुअल में। तो आपका ब्लड एक क्या है, कैरियर है। क्या है? कैरियर। जो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो क्या है, एक टाइप की कैरियर है, एक टाइप के ट्रांसपोर्टेशन ट्रक है, जो यहाँ से वहां चीजों को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक टाइप का लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ द एसेंशियल सब्सटेंस लाइक फूड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड द वन ऑफ टाइप ऑफ द लाइफ प्रोसेस, एक टाइप का लाइफ प्रोसेस है। और लास्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बाहर निकालना बॉडी से, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो 4 टाइप के मेजर प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। यही होता है मेन। खाना खाया, खाने को पचाया, खाने के बाद उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया और लास्ट में खाना निकाल दिया। यही तो होता है दिन में, यही तो करते हो, खाया पिया सोया निकाला और वापस सो गए, यही तो होता है। यही होते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कि लिविंग कौन सी चीजें और नॉन लिविंग कौन सी चीजें हैं। चलो एक चीज यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, यहाँ पे एक चीज अच्छी है, these processes means these processes are essential। ये क्या है, ये processes essential है for the maintenance। these processes are the maintenance of the लाइफ। मीन्स ये प्रोसेस क्या है, लाइफ के लिए जरूरी है। अकर कंटिन्यूसली इनसाइड आवर बॉडी, मीन्स ये प्रोसेसेस अपनी बॉडी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अपनी बॉडी जब तक ये प्रोसेसेस नहीं होगी तो मेंटेनेंस नहीं होगा। मेंटेनेंस किसी चीज की नहीं होती है तो वो चीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे तो सोसाइटी का नॉर्मली बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है उसका क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा होता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो भिड़े हमेशा जेठालाल से क्या मांगता रहता है, मेंटेनेंस का चेक दे, मेंटेनेंस का चेक दे। तो वो मेंटेनेंस क्या है, जब तक सोसाइटी अगर मेंटेन नहीं रहेगी, अगर एक सोसाइटी मेंटेन नहीं रहेगी तो खराब हो जाएगी, खंडर हो जाएगी, और खंडर हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यही तो होता है। अपन गाड़ी का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। अगर गाड़ी को मेंटेन नहीं रखोगे तो गाड़ी क्या कभी ना कभी जाके क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। फिर क्या है, वो जीरो। तो यही तो चीज है, अगर आप अपनी बॉडी में मेंटेनेंस नहीं रखोगे, ये लाइफ प्रोसेस नहीं करोगे तो बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी, और बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, सब कुछ फुल स्टॉप हो जाएगा, मर जाओगे। यही तो होता है। तो इसीलिए दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ एंड कंटिन्यूअसली अकरिंग इन आवर बॉडी। यही तो मैंने लिखा है, जो मैंने बोला है, बस यही तो चीजें हैं। तो मैं जितना सिंपल कर सकता हूँ आपके लिए इस चीज को कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं साथ में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहां तक, आई होप यहां तक आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ में आया होगा। अब जो चीज लिविंग है या जो चीज नॉन लिविंग है, थोड़ा बहुत तो अपन सीख के आ गए मेटाबॉलिज्म के बारे में, और भी चीजें हैं जो कि अगर किसी बॉडी में हो रही है वो क्या है, लिविंग होती है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ।
लिविंग थिंग्स शो इंटरनल मूवमेंट एंड कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहां पे भी क्या वर्ड आ गया, मेटाबॉलिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी चीज को लिविंग बनाने की क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ये चीज गांठ बांध लो कि किसी भी चीज को लिविंग बनाने का सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। लिविंग थिंग जो अंदर ही अंदर इंटरनल मूवमेंट शो करे और कैरी आउट करे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, वही चीज क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती है। आपकी बॉडी में इंटरनल मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, मींस मूवमेंट होगा, मूवमेंट होने से कोई चीजें जुड़ेगी, जुड़े के कारण एनाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म क्या है, एक टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है। कोई चीज यहां से वहां अपन फेंकते हैं और फेंकने के कारण टूट जाती है और टूटने के कारण एनर्जी बनती है या कुछ भी चीज बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म एक टाइप का क्या है, मेटाबॉलिज्म है, जो कि अपन पढ़ गया है। यही तो चीज फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है। नॉन लिविंग थिंग्स में शो एक्सटर्नल मूवमेंट लाइक व्हीकल्स। मींस नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, एक्सटर्नल मूवमेंट करती है, बाहर से मूवमेंट क्या अपनी, जैसे पंखा तो मूव कर रहा है। अब अपन ने ऊपर क्या लिखा था, देखो यहाँ पे ऊपर अपन ने क्या देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेस में, कि भाई जो चीज मूव करे वो भी क्या होती है, लिविंग होती है। नहीं, ऐसा चीज नहीं है। अपन मूव कर रहे हैं तो अपन लिविंग है, पंखा भी तो मूव कर रहा है। ऊपर देखो आपने पंखा देखो, एसी का विंग देखो, वो हिल रहा है, तो ये भी क्या है, हिल रहा है ना, तो ये भी लिविंग होनी चाहिए, बट एक्चुअल में नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या, एसी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या, एनाबॉलिज्म जैसी कुछ चीज है, कैटाबॉलिज्म जैसी कुछ चीज है क्या, तो वो चीजें उसी में नहीं होती। क्यों, वही तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है लिविंग का फीचर के लिए, ठीक है। तो यही तो बोल रहा हूं मैं, नॉन लिविंग थिंग में शो एक्सटर्नल मूवमेंट, वो बाहर का मूवमेंट तो शो कर सकते हैं, जैसे व्हीकल्स करते हैं, जैसे ही घूम रहा है, बट डू नॉट परफॉर्म इंटरनल लाइफ प्रोसेसेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाहर का मूवमेंट जो चीज कर रही है उससे उसकी लिविंग थिंग लिविंग है कि नहीं है वो नहीं बताएगा। जब तक इंटरनल मूवमेंट होके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी तब तक वो लिविंग बीइंग नहीं कहलाएगा। आई होप यहां तक मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, कि जब तक पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है मींस जरूरी नहीं है कि वो लिविंग है। जब तक उसके अंदर का मूवमेंट नहीं होगा, अंदर से आवाज नहीं आएगी कि भाई मेरे को लिविंग बनना है, जब तक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी तब तक वो लिविंग नहीं होगा। ये गांठ बांध लो। और स्टार मार्क, स्टार आ गया एक और, इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आगे अपन ने पढ़ा वही बोला हुआ है, जब तक इंटरनल एक्टिविटीज नहीं होगी, इंटरनल रिएक्शंस नहीं होगी, तब तक वो चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग ये आप नहीं बता सकते। आपको अंदर जाके किसी को नो, अब जैसे पंखे को अंदर खोल के देखोगे तो क्या मिलेगी, बैटरीज वगैरह मिलेगी, तो वो उसमें कोई भी टाइप की एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो मींस वो लिविंग नहीं है। जबकि मेरे को फाड़ के देख लो, बीच से कट करके देख लो, तो मेरे अंदर ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, ब्लड की एक्टिविटीज हो रही है, उससे क्या हो रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो एनाबॉलिज्म हो रहा है, और टूटने के कारण फूड से एनर्जी बन रही है, तो वो क्या है, रेस्पिरेशन, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ये एक टाइप की क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, तो मींस मैं क्या हूँ, लिविंग हूँ। सेम टू सेम आप में भी ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। एक टाइप का सबसे मेन फीचर है लिविंग को इंट्रोड्यूस करने का। दूसरी चीज, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, किसी चीज की क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस हैपन विद अ सिंगल सेल। मींस बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना पूरा का पूरा जीवन एक ही सेल में बिता देते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि पूरी की पूरी लाइफ एक ही सेल में बिता देता है, खाना पीना निकालना करना वो एक ही सेल में कर देता है। वो क्या होता है, यूनिसेलुलर। उनका ऑर्गेनिज्म क्या है, और मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिंगल सेल का है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। इस डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, समझते हैं, देखिए इस डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि पूरा का पूरा वर्क क्या है, डिवाइडेड है। क्या है, वर्क डिवाइडेड है। मींस सेल से क्या बनी, सेल से बने मल्टी सेलुलर, क्या बने, बहुत सारे मल्टी सेलुलर से क्या बने, टिश्यूज बने, और टिश्यूज ने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। बहुत सारे टिश्यूज को मिला के क्या बने, ऑर्गन बने। ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना।
ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, पूरी बॉडी बनी। यही होता है डिवीजन ऑफ लेबर। मींस आप कैसा डिवाइड कर रहे हो, आपकी बॉडी में कैसा डिवीजन है। एक्चुअल में आप मल्टी सेलुलर, आप सिंगल सेलुलर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर है, मींस हर हिस्से का खुद का क्या है, खुद का काम है। जैसे मेरे दिल का क्या काम है, पंप करना, ऑक्सीजन को क्या मतलब हाँ ब्लड को क्या करना, पंप करना। आपके नोज का क्या काम है, आपके लंग्स का क्या काम है, ऑक्सीजन का क्या करना, एक्सचेंज करना CO2 के साथ, यही काम है। तो अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या होती है, सेल्स का डिवीजन है, हर किसी का अलग अलग काम होता है। ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर। Different organs perform specific function, example lungs for respiration, kidneys for excretion। अब अपने पूरी बॉडी में हर किसी ऑर्गन का क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे लंग्स का रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, लंग्स का एक्चुअली बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन तो हर किसी पार्ट में अलग से होता है कि भाई ब्रेक डाउन होना किसका, स्टार्च का या आपके फूड का ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, उससे क्या बनती है, CO2 NH2O बनता है, विथ क्या बनती है, एनर्जी बनती है। यही होता है रेस्पिरेशन में, लंग्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का, और किडनीज क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है। तो हर आपकी बॉडी पार्ट का क्या है, अलग अलग रोल है कि आपका बॉडी पार्ट हर कोई कुछ अलग अलग सीन कर रहा है कि भाई मेरा लंग्स क्या कर रहे हैं, सांस लेने का काम है, मेरे स्टमक का क्या काम है, डाइजेशन करना, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, डाइजेशन करना। तो आपकी पूरी बॉडी बटी हुई है कामों से, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आया कि भाई ये काम ये करेगा, वो काम मैं करूंगा, यही होता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो आई होप यहां तक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में आपको चीज समझ में आई होगी कि भाई जो मूवमेंट कर रहा है, जो सांस ले रहा है, जरूरी नहीं है कि वो लिविंग या नॉन लिविंग में अपन उससे डिफरेंशिएट करता है। एक्चुअल में डिवीजन आज समझ में आया होगा कि एक्चुअल में किसी को लिविंग कब बोलेंगे, जब बोल सकते हो आप, जब तक उसमें इंटरनल मूवमेंट हो और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, तब जाके आप किसी चीज को लिविंग बोल सकते हो। और कब आप लिविंग बोल सकते हो, जिसमें बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर से हो रखा हो, तब आप बोल सकते हो। तो एक्चुअल में जो आपका मेन फीचर क्या है लिविंग होने का, मेटाबॉलिज्म का फीचर है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक और चीज मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज अ डिफाइनिंग फीचर। मींस डिफाइनिंग फीचर क्या है, इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। जब तक इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी तब जाके का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आपको बताते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन। मींस अब यहां तक तो आपका बेसिक चल रहा था कि भाई आपके फर्स्ट 2.5 पेजेस 2 पेजेस तक आपका कंप्लीट हुआ है एनसीईआरटी में, आप यहां तक गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से मेन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। भाई अपन ने यहां तक तो क्या समझा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लिविंग क्या होता है, ये तो सब बेसिक से चीजें हैं। आज आपको पता चला होगा कि एक्चुअल में जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग थिंग होती है, और बाकी जो चीज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती वो नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स होती है। आज मेन रीजन पता चला होगा कि क्या होता है आपकी लिविंग और क्या होता है नॉन लिविंग। तो अब जो मेन प्रोसेस जो अपन ने पढ़े, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, उसका जो प्रोसेस अब जो डिटेल में पढ़ना है। अभी तक तो क्या पढ़ के आ रहे थे अपन 9, 10, 7th 8th में, भाई छोटा छोटा पढ़ा देते थे कि न्यूट्रिशन लेना, उसको तोड़ना वगैरह, ये छोटा बहुत बड़ा। अब आपको डिटेल में पढ़ना है, डाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कौन से एंजाइम वगैरह आएंगे, पेप्टेज वगैरह, स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, स्टार्च कैसे टूटेगा, स्टार्च किसमें टूटेगा, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब कुछ सारी चीजें क्या होगी, डिटेल में आना चालू होगी। अब यहां से मेन क्लास 9th तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, बट क्लास 10th 11th 12th इसी में आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है बॉडी के बारे में। सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअल में कि बॉडी कैसे काम करती है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हार्ड लगने वाला जो चैप्टर होता है क्लास 10th का, वो यही होता है। और एक लाइट या इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है ना, मेन डाइजेशन वाले प्रोसेस में नॉर्मली बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन।
Nutrition is the process by which an organism takes in food and utilize it to obtain the energy for the various life processes. Means न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिससे एक इंसान अपने बॉडी के अंदर फूड को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है एनर्जी के अंदर। मीन्स उसको लेके उसको तोड़ के उससे क्या बनाना? एनर्जी को बनाना। यही होता है न्यूट्रिशन। मीन्स कोई अपने आप हो, मैं हूं, अब क्या करते हैं? मम्मी ने अभी खाना दिया, खाने को खा लिया, खाने को खाने के बाद थोड़े टाइम बाद आपका क्या होगा? डाइजेशन का मतलब स्टार्ट तो हो ही जाएगा। जैसे आप माउथ में च्यू करते हो, आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जैसे आपके स्टमक में पहुंचता है तो मतलब नॉर्मली थोड़े से टाइम लैग के बाद आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तोड़ा जाता है सिंपलर फॉर्म में, और सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उसको जो नॉर्मली आपका ग्लूकोज बना है उसको O2 के साथ मिला के C6H12O6 को O2 के साथ मिला के कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को बनाया जाता है और उसके साथ में एक चीज बनती है एनर्जी। यही होता है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, फूड को तोड़ना और उससे एनर्जी को निकालना। यही होता है न्यूट्रिशन। वाई इज द न्यूट्रिशन नेसेसरी? कि भाई न्यूट्रिशन इतना जरूरी क्यों है? भाई न्यूट्रिशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अकाल थोड़ी आ जाएगा, पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को तो क्या हो जाएगा? तो भाई आपको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला ना तो आपकी बॉडी रुक जाएगी, थोड़े टाइम के बाद डेथ हो जाएगी। ऐसा होगा साहब। एक्चुअल में अगर न्यूट्रिशन ही एक चीज है जो आपको बचा के बैठा है, अगर खाओगे पियोगे नहीं, बोलते हैं ना एप्पल अ डे कीप्स यू डॉक्टर अवे। भाई ऐसा क्यों बोलते हैं? आपका कोई ऐसी चीजें हैं जिससे आपको बॉडी को क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन मिल रही है तो आप जिंदा हो, वरना अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो आप उसी टाइम क्या हो सकते हो? मर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप क्या हो जाओगे? ऑटोमेटिकली डेड हो जाओगे। तो न्यूट्रिशन ही एक ऐसी चीज है जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द लाइफ एक्टिविटीज। यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देख लीजिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी और एनर्जी नहीं बनेगी तो आप मर जाओगे। तो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द लाइफ एक्टिविटीज। कौन प्रोवाइड कर पाता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन ही तो सप्लाई करता है। अगर जब तक एनर्जी नहीं बनेगी, मींस मान लो कि भाई आपको एनर्जी की जरूरत है, भाई आपकी बॉडी में कहीं रिपेयर वर्क चल रहा है, मान लो मेरे पाँव में चोट लगी, आप या आपके पाँव में कहीं कुछ लगा है, आपका हाथ दर्द हो रहा है, आपके मसल्स दर्द हो रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है आपकी बॉडी में। मींस आपके बॉडी में कभी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन में क्या होती है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी मींस जो आपकी वॉरियर्स, आपकी बॉडी के क्या है? वॉरियर्स है। मींस आपकी बॉडी के जो योद्धा है वो कौन है? डब्ल्यूबीसी है। तो कभी इन्फेक्शन होता है तो आपने कभी नोट किया होगा तो कि आपके जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? रिपोर्ट करवाते हैं। रिपोर्ट करवाने के टाइम आपका चेक किया जाता है कि डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं, मींस आपके वॉरियर्स बढ़े हुए हैं। जैसे ही अपने यहाँ पे भी, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान हुआ था ना, तो इंडिया पाकिस्तान में क्या हुआ है कि भाई जितने भी योद्धा है वो बॉर्डर पे जाके बैठ गए, तो यहाँ पे हलचल हुई है ना। तो आपकी बॉडी में भी जब इन्फेक्शन होता है तो हलचल होती है। तो हलचल क्यों हुई? क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है। भाई आपकी बॉडी में कोई ऐसे लगी है या आपके देश में कोई घुसा है, तब जाके ऐसी हलचल हुई है ना। तो आपकी कहीं पे भी इंजरी होगी तो आपकी बॉडी को क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। रॉ मटेरियल सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी या कुछ ऐसा कुछ उधर देना पड़ेगा इंजरी वाले पार्ट को, तब जाके वो रिपेयर कर पाएंगे ना। तो यही न्यूट्रिशन जब तक नहीं लोगे तब तक वो रिपेयर नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन क्या सप्लाई करता है? रॉ मटेरियल सप्लाई करता है फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर। हेल्थ मेंटेन द बॉडी फंक्शंस। मींस बॉडी फंक्शन जितने भी हो रहे हैं, आप खा रहे हो, आप अब जैसे मेरे को, आप अगर आप 3-4 दिनों तक खाना नहीं खाओ तो आपके बॉडी को क्या आएंगे? चक्कर आएंगे, और चक्कर आने के कारण आप मर भी सकते हो। क्यों? तो अगर बॉडी के फंक्शंस के लिए क्या होती है आपकी बॉडी, देखो अगर आप खाना नहीं खाओगे, मान लो कि भाई मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाऊं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको इतना महसूस नहीं होगा एक दिन में। बट जो सेकंड डे क्या होगा? आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो आपकी बॉडी जो स्टोर्ड एनर्जी है ना आपकी बॉडी में, आपके मसल से एनर्जी निकालना स्टार्ट करेगी, आपके मसल्स वीक होते जाएंगे, और जैसे जैसे मसल्स वीक होते जाएंगे आपको चक्कर आना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे मसल डे 3 में तो आपको बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी, आपके मसल लूज पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी थी वो बॉडी ने खींच ली है, और बॉडी ने जितनी भी एनर्जी खींच ली है उसके बाद आपकी बॉडी में इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप उठ के कहीं पे जा सको। आपको इतने चक्कर आएंगे और आप गिर जाओगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यही होता है न्यूट्रिशन में। एक्चुअल में अगर मेंटेन नहीं होगी, पूरे बॉडी फंक्शन मेंटेन नहीं होगा तो आप मर भी सकते हो। तो यही होता है न्यूट्रिशन। आई होप यहाँ तक न्यूट्रिशन का पार्ट समझ में आया होगा। तो अब अपन आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। किस पे आ रहे हैं बच्चों?
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। जो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन एक्चुअल में जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसको देखते हैं। चलिए, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms prepare their own food by using the inorganic raw materials in the presence of the sunlight and chlorophyll। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हो, अपना बॉडी के अंदर ही खाना बना देते हैं, बॉडी के अंदर ही खा लेते हैं, बॉडी के अंदर ही यूटिलाइज कर देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ऑटोट्रॉपिक होता है कि हेट्रोट्रॉपिक होता है? आपके बॉडी के अंदर ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, हेट्रोट्रॉपिक होता है। आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपकी बॉडी अंदर ही फूड बना दे, अंदर ही यूटिलाइज कर दे, अंदर ही तोड़ मरोड़ के एनर्जी बना दे। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जब तक बाहर से एनर्जी नहीं लोगे तब तक आपकी बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक न्यूट्रिशन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। A mode of nutrition in which the organism prepare their own food means खुद की बॉडी के अंदर खुद का खाना बना देते हैं using किसका यूज करके इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक बोले तो जो CO2 H2O ये जो नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स वगैरह फॉस्फेट्स वगैरह ये जो बोलते हैं ना, इनको इनऑर्गेनिक बोला जाता है। आपका आगे अभी तो क्या है, अभी तो आपकी साइंस बटी है। साइंस में भी ऐसे बहुत सारी है ना कि भाई आपका अभी क्या हो रहा है साइंस में, केमिस्ट्री के जो पहले के 4 चैप्टर है वो केमिस्ट्री के है, 5th चैप्टर से क्या है बायोलॉजी स्टार्ट हुई है, लास्ट के जो चैप्टर है उसमें क्या है फिजिक्स आ रही है। अब आप 11th 12th में जाओगे ना साइंस स्ट्रीम चेंज होगी, भाई आप बायो के होगे या मैथ के होगे। तो केमिस्ट्री में भी ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग और इनऑर्गेनिक अलग। ये आपको नॉर्मल सी चीज पता होगी कि केमिस्ट्री में भी 3 चीजें बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग और फिजिकल अलग। फिजिकल के चैप्टर अलग हो जाएंगे, ऑर्गेनिक अलग हो जाएगा और इनऑर्गेनिक अलग हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में एक सिंपल सी चीज है, रटोगे नहीं तो इनऑर्गेनिक नहीं आएगी। ऑर्गेनिक में समझोगे नहीं तब तक चीज नहीं आएगी। फिजिकल में जब तक समझोगे भी नहीं और रटोगे भी नहीं तब तक चीज नहीं आएगी। फिजिकल दोनों का मिक्सचर होती है, ऑर्गेनिक समझने पे आती है, इनऑर्गेनिक रटने पे आती है। यही चीज होता है केमिस्ट्री में बेटा। बॉटनी, अब जैसे बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हो जाओगे तो बॉटनी अलग हो जाएगा, जूलॉजी अलग हो जाएगा। फिजिक्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिक्स में पूरी फिजिक्स आपका खून पिएगी आगे जाके, ये तो ठीक है आगे की बात है। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स बोले तो CO2 या H2O का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो अपना खाना खुद बनाते हो, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो सिंपल से सिंपल एग्जांपल बोले तो आपके जो प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी न्यूट्रिशन कैसे होता है। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल किसका यूज करके CO2 H2O का यूज करके। देखो CO2 6 H2O किसकी हेल्प ले रहे हैं इन द प्रेजेंस। लास्ट में डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प करके। क्लोरोफिल क्या करती है सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, जो आगे अपन पढ़ेंगे, ये नीचे पॉइंट्स लिखे हुए, इनको ट्रैप कर लेती है। और लास्ट में क्या बनाती है C6H12O6 मींस ग्लूकोज बनाती है। क्या बनाती है ग्लूकोज या फूड को बनाती है। और साथ में क्या बनता है ऑक्सीजन बनता है, जो अपने लिए यूजफुल है। प्लांट्स के ऊपर अपन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऐसे डिपेंडेबल है। क्यों? क्योंकि जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, मींस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब तक नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो अपन सांस कैसे ले पाएंगे सर, वही तो चीज है। तो जब तक खाना नहीं बनेगा प्लांट्स का तब तक आप भी जिंदा नहीं रह पाओगे। खाना बनना बहुत जरूरी है। आप खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वो भले ही प्लांट्स का खाना हो या आपका खाना हो। समझ लो जब तक न्यूट्रिशन नहीं होगा जब तक आप जिंदा नहीं रह पाओगे, ये चीज समझ लीजिए। अब CO2 फ्रॉम द एयर एंटर थ्रू दी स्टोमेटा। भाई अब क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो 4 प्रोसेस मैंने आपको समझा देता हूं कि भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। और सबसे जरूरी चीज CO2 कहां से एंटर करती है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रॉ मटेरियल है CO2 और H2O की जो बात कर रहे हैं ना, रॉ मटेरियल कहां से आते हैं। पहला रॉ मटेरियल जो CO2 कहां से आता है, एयर से आता है। CO2 भर भर के पड़ा है एयर में, कितना पड़ा है 70% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी क्या है CO2 में अदर गैसेस है। तो CO2 कहां से आता है, एयर से आता है थ्रू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा खुलता है, गार्ड सेल्स खुलते हैं, तब जाके CO2 अंदर आ जाता है।
सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द रिएक्शन। सनलाइट क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है ना, कुछ ना कुछ प्रोसेस करने के लिए। अब आप पढ़ रहे हो तो आपको एनर्जी चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है? सनलाइट प्रोवाइड करता है। H2O कहां से आएगा? H2O इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। भाई सॉइल से ही तो आता है पानी। अपन पानी कहां देते हैं? जमीन में देते हैं। जमीन में क्या है? उनकी रूट्स है। रूट्स एब्जॉर्ब करती है पानी को और पानी कहां पहुंचाती है? लीव्स के पास पहुंचाती है। और लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। वही तो। और क्लोरोफिल, हर किसी ग्रीन होने, पत्ती ग्रीन क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्या होती है? इसे क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि आगे पढ़ाएंगे आपको सेल चैप्टर में, 9th में पढ़ के आए होगे आप। क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? क्लोरोफिल में ग्रीन कलर किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोफिल कैप्चर्स द सनलाइट। भाई क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। यही होते हैं बेसिक्स के स्टेप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के स्टेप्स। ठीक है, अब आते हैं आपके किस पे? स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल जो 11th में एक पूरा चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस, एक पूरा लाइफ प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, आपके पूरी एक बायोलॉजी का जो पूरा सब्जेक्ट आता है ना 11th में, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी अलग हो जाती है और एनिमल फिजियोलॉजी अलग हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि स्टेप्स होते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स होते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, देखो। एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक ही काम होता है कि एब्जॉर्ब करे, लाइट एनर्जी को क्या करे? एब्जॉर्ब करे। क्लोरोफिल में क्या ही काम है कि सनलाइट को क्या करे? ट्रैप करे। क्या करे? ट्रैप करे। और उससे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। अपने लिए क्या है? लाइट एक टाइप की क्या है? एनर्जी है। जैसे अभी सोलर पावर प्लांट अपने जो है वो क्या है? ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो सोलर पावर प्लांट क्या करते हैं? जनरली आपके लिए एनर्जी बनाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कौन बनाता है? सनलाइट बनाती है। तो वो उसको ट्रैप करने का काम किसका है? क्लोरोफिल का है। दूसरा काम, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी को किस में चेंज करना? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी बोले तो एटीपी, एटीपी यानी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट में, और NADPH। NADPH अभी का काम नहीं है, 10th में कुछ काम नहीं आएगा, आपके 11th में NADPH बहुत जगह काम आएगा। इससे हाइड्रोजन पास करवाएंगे। कहां पे? आपका जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी वॉल से जब NADPH को पास करेंगे तो उससे क्या बनेंगे? हाइड्रोजन बनेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से फिर आपकी क्या बनेंगे? ATP बनेंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जो कि क्लास 11 में पढ़ाई जाती है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि लाइट एनर्जी से क्या बनाते हैं? केमिकल एनर्जी बनाते हो। वही तो मींस आपके क्या होता है इसमें? जो फूड बना है ना, जो लाइट एनर्जी मिली है आपको, तो उससे क्या है भाई? केमिकल एनर्जी में प्रोसेस करना। बाद में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये स्टेप्स नॉर्मली 11th में आते हैं। ये जो 3 स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं ना, वो 11th में आते हैं। बट आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले जो स्टेप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, एटीपी में चेंज करना। स्प्लिटिंग करना, वाटर की क्या करना? स्प्लिटिंग करना बाय द 4। देखो स्प्लिट करोगे ना तो 4 इलेक्ट्रॉन अलग होंगी। भाई स्प्लिट करोगे तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मीन 4 इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, 2 O2 अलग होंगे और 4 हाइड्रोजन प्लस अलग होंगे। ये आपकी 11th की रिएक्शन है, आपको याद रखना है खाली। ये बेसिक से स्टेप्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको जो बेसिक की जो ये अभी जो 3 स्टेप्स पढ़ा है ना, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जनरली 11th के स्टेप्स हैं। अभी आपको खाली बेसिक आपको 11th का देने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है बस। ये आपके बुक में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिखा हुआ होगा, बाकी आपके कहाँ आता है? 11th में ये चीजें आती है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। आपके कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में? क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीजें होती है? ठीक है, तो पहली चीज क्या होती है? स्टोमेटा होती है। क्या होती है? स्टोमेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे सही चीज, सबसे पहला रॉ मटेरियल जो CO2 अपन ने पढ़ा, CO2 का रॉ मटेरियल कौन लाता है? स्टोमेटा ही लाता है सर। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। स्टोमेटा वगैरह तो अपन क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, तो इतना कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं आपको। तो टाइनी पोर्स जो होते हैं आपके लीव्स में, एक चीज आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, ऊपर जितने स्टोमेटा नहीं होते, नीचे इतने स्टोमेटा होते हैं। एबैक्सियल और एडेक्सियल आपकी सरफेसेस होती है लीफ की, जो कि
क्लास 11 का वापस टॉपिक है। नीचे जितने स्टोमेटा होते हैं उतने आपके ऊपर नहीं दिखते, अपन हमेशा पत्ती का ऊपर का सरफेस देखते हैं, वहां में इतने स्टोमेटा नहीं होते एज कंपेयर टू अपन नीचे का जो सरफेस देखते हैं ना लीफ में, उसमें स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। ये आपके अमेजिंग फैक्ट के लिए, ठीक है। एक टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, देखिए टाइनी पोर्स होते हैं सरफेस ऑफ द लीव्स, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। गार्ड सेल्स उसको क्या करती है, सराउंड करती है। और इसके फंक्शंस क्या है, अलाउ द CO2 इनटेक एंड O2 रिलीज। अपन ने वही पढ़ा कि जब तक प्लांट का खाना नहीं बनेगा तब तक आप भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है और ऑक्सीजन ही बनता है आपके इसके खाने के प्रोसेस में। तो अलाउ करता है CO2 का इनटेक और O2 का रिलीज। लास्ट, कंट्रोल वाटर लॉस बाय द ट्रांसपीरेशन। अगर पानी का वाटर लॉस, अब जैसे बहुत सारे कैक्टस अपन, मैं तो राजस्थान से हूँ बाड़मेर से, तो यहाँ पे डेजर्ट इलाका है। क्या है? डेजर्ट का इलाका है। तो डेजर्ट इलाके में प्लांट में वाटर लॉस कम हो तो ये भी कौन देखता है? स्टोमेटा देखता है। कौन देखेगा? स्टोमेटा देखेगा। तो भाई स्टोमेटा एक ही ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल करता है वाटर का लॉस। सबसे ज्यादा वाटर लॉस कहां से होता है? लीव्स से होता है, और लीव्स में ही कंट्रोल कौन करता है? स्टोमेटा कंट्रोल करता है कि वाटर लॉस करवाना है कि नहीं करवाना है। दूसरी चीज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, जो अपन ने पढ़ा क्लोरोफिल के अंदर ही मतलब क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अंदर होता है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द ग्रीन सेल्स ऑफ द लीव्स, मींस ग्रीन सेल मतलब ग्रीन कलर किसके कारण आता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण आता है। यही होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है? ट्रैप करवाना सनलाइट का। तो क्लोरोप्लास्ट होगा किसी चीज के अंदर, मींस किसी लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसके कारण ग्रीन कलर आएगा, मींस उसके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो मींस सनलाइट ट्रैप होगी। तो पहला ही स्टेप सनलाइट का ट्रैप करवाना, वही तो है क्लोरोप्लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, कंटेन क्लोरोफिल विच ट्रैप्स द सनलाइट, वही लिखा हुआ है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो आपके लेक्चर का लास्ट एक चीज पढ़ा देता हूं, उसके बाद आपका ये लेक्चर ओवर करते हैं। यहाँ तक पहला लेक्चर है तो थोड़ा नॉर्मल नॉमिनल टाइप का रखते हैं, फिर जैसे जैसे लेक्चर बढ़ाएंगे तो ड्यूरेशन भी लेक्चर का बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर थोड़ा लाइट रखते हैं आपके लिए, ज्यादा बड़ा नहीं रखते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट एक चीज बताता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। मीन ऐसा क्या हो, ऐसा क्या कर दे जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ जाए। मीन्स ऐसा क्या करूं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए। देखिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस यही देखना है। सनलाइट, देखो सबसे पहली चीज अपने को क्या जरूरी होती है? सनलाइट जरूरी है। भाई सनलाइट क्या करेगी? लाइट एनर्जी को ट्रैप करवाएगी, और लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। तो मोर लाइट एनर्जी इंक्रीजेस द फोटोसिंथेसिस। जैसे ही अगर सनलाइट ज्यादा होगी, जिस दिन सनलाइट ज्यादा होगी उस दिन फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्या करेगा? आपकी लाइट एनर्जी को ज्यादा ट्रैप करेगा, और लाइट एनर्जी ज्यादा ट्रैप होगी तो केमिकल एनर्जी में ज्यादा बनेगी। तो ये सिंपल सी बात है। फिर CO2 कंसंट्रेशन, अगर CO2 कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो पहला जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल था CO2 कंसंट्रेशन, उसको देखते हैं। अगर हायर द CO2 इंक्रीज, मींस हायर द CO2 इंक्रीज द रेट, मींस अगर CO2 का कंटेंट ज्यादा होगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मींस अप टू अ लिमिट, किसी लिमिट तक होगा बट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू। भाई CO2 ज्यादा होगा तो H2O भी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो फूड भी ज्यादा बनेगा। सिंपल सी बात है। तीसरी चीज वाटर, देखिए एसेंशियल वाटर रॉ मटेरियल लैक रिड्यूसेस द रेटेड। मीन अगर ये रॉ मटेरियल ज्यादा हो गया, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 और H2O इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल थे जो कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट भी ज्यादा होगी, और अगर वाटर अगर ज्यादा होगा तो अगर वाटर अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। लैक रिड्यूसेस द रेट, मींस अगर ये कम हो जाता है, अगर वाटर की कमी हो जाती है तो रेट भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अगर जब भी आप पानी नहीं दोगे पौधों में तो आपकी फोटोसिंथेसिस की कमी हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट मर भी सकता है। ठीक है, तो लास्ट जो आपका फैक्टर बचता है इस लेक्चर में जो कि है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर रिएक्शन में, हर कंडीशन में। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर नीडेड फॉर द एंजाइम एक्शन, मींस कुछ भी अगर रिएक्शन करवानी है, कुछ भी एंजाइम को रिएक्ट करना है तो एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है।
मींस किसी टेम्परेचर में वो रिएक्शन होगी, वो टेम्परेचर अगर वहां पे प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। तो अगर टेम्परेचर सुटेबल है फोटोसिंथेसिस होने के लिए तो वो फोटोसिंथेसिस का प्लांट प्रोसेस करेगा, वरना प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। यही होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रोपिक का जितना भी पार्ट था आपकी बुक एनसीईआरटी में, आई होप मैंने 2 to 4 पेजेस कवर कर दिए हैं आपके एनसीईआरटी के। ये एक्चुअल में बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में भी अपने को 6 to 7 लेक्चर लग जाएंगे। पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन, जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है उसमें 6 to 7 लेक्चर जाएंगे और 1 से 2 पार्ट अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएंगे। बीच में भी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, बट आपको भी क्या करना है, जितने भी मैंने आज इस लेक्चर में आपको पढ़ाया है, जितने भी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उसको अच्छे से गो थ्रू करना है, उसको अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद एनसीईआरटी में जितनी भी लाइंस है, जहां तक अपन ने पढ़ा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तक पढ़ा है, नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके बारे में, एटोट्रोपिक के बारे में जितना अपन ने पढ़ा वो एनसीईआरटी से गो थ्रू कर दीजिए और फिर जब तक नेक्स्ट लेक्चर आता है तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में और आपका रेस्पिरेशन के पार्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। Thank you so much for watching and like, share and subscribe for such more amazing content. Thank you so much.